नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप और अब बात होगी उत्तर प्रदेश की बरेली की। बरेली में उपद्रवियों को ऐसा सबक सिखाया गया कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, वो हर कार्यक्रम, हर जनसभा में दंगाइयों को खुली चेतावनी भी दे रहे हैं। आज वो बलरामपुर में थे, जहां आई लव मोहम्मद को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन के नाम पर यूपी के विकास में रोड़ा अटकाया गया तो जहन्नुम का टिकट कटवा दूंगा। योगी ने कहा कि कुछ लोग गज़वाए हिंद का ख्वाब देख रहे हैं जो भारत में पूरा नहीं होगा। उन्होंने बरेली के बवाल का जिक्र किया और याद दिलाया कि अगर उत्पात मचाओगे तो वही हाल करेंगे जैसा बरेली के बवालियों का किया था। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। तसल्ली के साथ इंतजाम कर दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अल्टीमेटम है। दंगा किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हर्षवर्धन जी, उन्होंने तो बोलते बोलते छांगुर तक भी वो चले गए। जो छांगुर का हाल हुआ वही दंगाइयों का भी हाल हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये भूलने वाली चीजें नहीं है। अच्छा है कि योगी सरकार को, खुद योगी आदित्यनाथ को छांगुर याद है, क्योंकि छांगुर भी बड़े लंबे समय बाद गिरफ्तार हुआ ना। ऐसा नहीं है कि 2017-18 में ही गिरफ्तार हो गया, अभी तो कुछ साल पहले गिरफ्तार हुआ, कुछ समय पहले, कुछ समय पहले हुआ। हाँ। तो अच्छा है कि प्रदेश के मुखिया को ये ध्यान में है कि एक खतरनाक व्यक्ति, एक मतांतरण कराने वाला, हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने वाला ऐसा गंदा आदमी, जमीन पर कब्जा करने वाला, वहां के प्रशासन के साथ मिलकर, जाहिर है वो उत्तर प्रदेश सरकार के ही प्रशासन के लोग थे, जो दरोगा, सीओ, डीएसपी, एएसपी, एसपी, डीएम ये सब रहे होंगे, और वहां के नेता भी रहे होंगे। तो अच्छा है कि योगी जी के ध्यान में है, तो इलाज तो होना चाहिए। जो बरेली में हुआ, तौकीर रजा ने एक कॉल दी, उसके बाद लोग निकले, और कमाल की बात यह कि दुस्साहस ये हुआ कि उन्होंने पत्थरबाजी की पुलिस के ऊपर। पुलिस ने चूंकि उनको आगे जाने से रोका, पत्थरबाजी हुई। जब पत्थरबाजी के बाद कोई रास्ता नहीं दिखा तब पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया। जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुए हैं, कानूनी तरीके से अच्छे से, और मैं इसको अच्छे से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सबको पकड़ के ले जाएं और अदालत से सब छूट जाए।
जो उसमें शामिल है उनको पूरे प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ पकड़िए, अच्छे से उनका इलाज कीजिए और न्यायालय के सामने जब वो जाएं तो छूटने की गुंजाइश न बने। नहीं तो ऐसे जब दंगाई, ऐसे लोग पत्थरबाज जब बाहर निकल के आते हैं तो कहते हैं देखो हम तो आ गए, अब तो थोड़ा और माहौल बना दिया। तो ऐसे दंगाइयों का इलाज होना बहुत ठीक से जरूरी है। एकदम इसमें योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के लोग हैं और हम सबको भी इस पे तो कोई एतराज होगा नहीं। दंगाई पिट रहा है तो पिटे। उस दिन जब मैं एक खबर कर रही थी विनोद जी, मैं स्टूडियो में ही मौजूद थी और वहां पे जो हमारे बरेली में पत्रकार थे अभय, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जरा इनसे पूछिए तो कि जब प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी तो इन्होंने प्रदर्शन किया क्यों। तो वहां से एक लड़का ये जवाब देता है जो उस प्रदर्शन में शामिल था कि नहीं, हमें तो ये बताया गया कि प्रदर्शन की इजाजत है। इसका मतलब कि इन लड़कों को भी गुमराह किया जा रहा है। जब प्रदर्शन की इजाजत थी नहीं, फिर वो वहां पर एकत्रित क्यों हुए? क्योंकि उन्हें ये कहा गया कि प्रदर्शन में आपने शामिल होना है। गुमराह किया जाएगा तो फिर तो टिकट कटेगा ना। देखिए, आमतौर पर क्या होता है ऐसे मामले में, जो नेता लोग होते हैं, मतलब भीड़ का, जुलूस का नेतृत्व करने वाले अगुआ लोग जो होते हैं, वो इस तरह की भ्रामक सूचनाएं देते हैं लोगों को कि हाँ अनुमति मिल गई है और सब हो गया है, चलिए। तो अब सामान्य व्यक्ति कोई कागज देखने जाता नहीं अनुमति का कि वो डीसीपी ने अनुमति दी कि नहीं दी, वो तो माप विश्वास कर लेता है और चल देता है। वही इस मामले में हुआ होगा। नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा हुए मस्जिद में और नमाज पढ़ने के बाद जब निकले मस्जिद से तो उसके बाद सड़क पर आ गए तो कुछ लोगों ने उसे भड़काया। भड़काने में पुलिस ने रोका, चूँकि पुलिस पहले से लगी हुई थी तो पुलिस ने रोका। रोकने में मुठभेड़ हुई, भिड़ंत हुई, पत्थर चले, लाठीचार्ज हुआ, गोली चली, जो भी हुआ उसके बाद वो सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में सबसे पहले जो भी दंगा फसाद करे सड़क पर, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे तो किसी का कोई मतलब दो राय हो ही नहीं सकती। नहीं, लेकिन परसेप्शन ये जो दूसरी तरफ में ना सर, परसेप्शन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम अपने नबी के लिए मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, इससे किसी को समस्या क्या है? वही माहौल जो बन रहा है ना, वो माहौल ये बन रहा है कि जैसे मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर एतराज है। मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, उस पोस्टर की आड़ में अगर कुछ हो तो तो पुलिस का काम है। तो मुझे लगता है कि इस पर तो अब जैसे योगी जी ये भी कह रहे थे कि वो जिन बच्चों के हाथ में किताब और कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में मोहम्मद आई लव मोहम्मद के पोस्टर पकड़ा दिए गए। तो अब आई लव मोहम्मद के पोस्टर पकड़ा दिए बच्चों के हाथ में, तो बहुत कुछ पकड़ा दिया जाता है। कश्मीर में भी पत्थर पकड़ा दिए जाते थे, छोटे छोटे बच्चे तो करते थे। और बच्चों के हाथ में मतलब क्या क्या दे दिया था। बच्चे चूँकि मासूम होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है क्या है, उनको पकड़ा दिया, वो आगे लेके चल देते हैं। लेकिन सिर्फ पोस्टर तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बच्चे पोस्टर पकड़ चल रहे हैं आई लव मोहम्मद, तो उनके नबी हैं, प्रॉफिट है, उनको उनके प्रति प्रेम इजहार करने का अधिकार है, इस कानूनी अधिकार। तो लेकिन उसके बाद कोई ऐसा काम ना हो कि पथराव हो, दंगा हो, हिंसा हो, क्रिया प्रतिक्रिया हो, वो गलत है। वो अगर होता है, मैं इसी भावना, इसके पीछे की मूल भावना पर आ रही हूँ। विजय जी ये बताएं कि ये जो पोस्टर दिखाए जा रहे हैं, ये वाकई में प्रेम का प्रदर्शन हो रहा है या इस पोस्टर लहराने की आड़ में कोई नया प्रयोग किया जा रहा है? ये नया प्रयोग भी हो रहा हो तब भी पोस्टर लहराने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है किसी के। तो प्रयोग में आपत्ति क्यों नहीं है सर? प्रयोग क्या है? आई लव मोहम्मद लिखा हुआ आपको पता है? आई लव मोहम्मद लिखा, आई लव महादेव लिखा, आपको क्या पता है किसी का? ना मुझे आई लव मोहम्मद पे और ना आई लव महादेव पे कोई दिक्कत है। हाँ। मैं ये इसके पीछे की भावना की बात कर रही हूँ। क्या ये भावना उतनी ही प्योर है? क्या केवल प्रेम का प्रदर्शन है या फिर कुछ और चल रहा है? ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उनके अंदर नहीं जानता कि कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके पैमाना भी कहाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोग इसको इंस्टिगेट करते हैं, सरकार ने सबसे पहले उनको क्यों नहीं पकड़ा? तौकीर को पकड़ने में 2 दिन क्यों लगे? जब कॉल किया था, जब वीडियो हमने यहाँ चलाया इस प्रोग्राम में, तब भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि तौकीर को पहले ही पकड़ लेते तो फिर वो कार्रवाई हो जाती। और जो हिंसा करेंगे, जो पथराव करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई में कौन सपोर्ट करेगा? कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सरकार को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी की भाषा से ज़्यादा एक्शन स्ट्रांग हो तो बेहतर होता। ये स्ट्रांग भाषा जो है ना, एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की मेरे हिसाब से तो उचित नहीं मानता मैं। बाकी जो उनकी इच्छा है वो बोलेंगे, उसका जवाब जो लोगों को देना होगा वो देंगे। लेकिन स्ट्रांग एक्शन हो, इसके साथ मैं हूँ। स्ट्रांग जबान जो है खासतौर से एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की नहीं होनी चाहिए, इस तरह की जो लगती हो कि बहुत इंटेंशनल है, बहुत वो है।
बहुत इंटेंस लैंग्वेज, आप ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है, एक्शन इंटेंस हो सकता था। आप कह रहे हैं कि तौकीर रजा को आप पहले गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर आप लैंग्वेज की बात करें जो उन्होंने बोला है, तो फिर मैं एक और बयान आपके सामने रख देती हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ जब श्रावस्ती में थे तो उन्होंने चंड और मुंड का भी जिक्र किया। आप जानते हैं कि मां भगवती चंड मुंड का संहार करना भी जानती है, और चंड मुंड की कथा क्या है वो आप सभी जानते हैं। तो पहले आप ये बयान सुन लें, उसके बाद फिर इस पर आगे थोड़ा सा डिस्कशन बढ़ाएंगे। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं, और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। समीर जी, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, जब लातों के बुत बातों से नहीं मानते, जो योगी जी ने कहा था कि भाई लातों के बुत बातों से नहीं मानते, तो फिर बरेली की बवालियों को बार बार बातों से बताना पड़ता है कि भाई जो यहाँ पर जिन्होंने बवाल मचाया है वो कहीं और बवाल मचाने की कोशिश ना करे, वरना जो बरेली में हश्र हुआ है वो आगे भी होगा। तोकीर राजा को तो मुझे लगता है कि बहुत पहले गिरफ्तार कर देना, जिस दिन उन्होंने बयान दिया था उन्हें आप हाउस अरेस्ट कर सकते थे, कुछ ऐसी वैसा सुनिश्चित करते कि इतनी भीड़ इकट्ठे ना हो। तब भी क्या बवाल नहीं होता? नहीं होता, मुझे लगता है इतना नहीं होता। अगर तौकीर रजा को पकड़ लिया जाता तो फिर ये पूछा जाता कि भाई तौकीर रजा को क्यों पकड़ लिया गया? नहीं, हाउस अरेस्ट करते कि भाई आपने जिस तरीके से कॉल लिया, हाउस अरेस्ट करते कि भाई हमें संभावना इस बात की कि एहतियात के रूप में पकड़ा जा रहा है आपको, हाउस अरेस्ट करते हैं। और फिर मुझे लगता है कि अब जब इतना बवाल मच गया तो तौकीर राजा पे भी एनएसए लगाना चाहिए था। भाई सोनम वांगचुक पे लगा तो मुझे लगता है तौकीर राजा का गुनाह तो ज्यादा बड़ा है। जिस तरीके से भड़काने का काम खुलकर कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने उकसाने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी रासू का लगना चाहिए था। और ये आज योगी जी ने तमाम उन उपद्रवी तत्वों को बहुत साफ संदेश स्पष्ट शब्दों में और कठोर शब्दों में दे दिया है कि बिल्कुल बिना टिकट आपका जहन्नुम में भेज दूंगा। ये संदेश है कि भाई त्योहार का समय है, दशहरा आ गया है 2 अक्टूबर को, उसके बाद दिवाली है, पूरा समय है। किसी भी तरह के त्योहार में आपने उपद्रव किया और कहीं कर्फ्यू लगाने या किसी तरह की घटना घटती है तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, ये आप लोग समझ जाइए। एक बार खबर बिहार की भी हम देख लेते हैं, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नीतीश कुमार जैसे हर दिन नए ऐलान कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। तेजस्वी यादव ने इसके बाद आज नीतीश से कई सवाल पूछे। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह सवाल पूछा, नीतीश कुमार जो ताबड़तोड़ बातें कर रहे हैं उसे वो बिना पैसे के कैसे पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश से प्लान बताने के लिए कहा कि वो इन योजनाओं के लिए फंड कैसे जुटाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार में डबल रफ्तार से हारेगी। आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से भी अधिक की जो है बातें आपने कर दी है। ये सवाल तो जायज है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है, और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी। आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है तो जरा बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है, जो कि सच्चाई है। देखिए, बात यह है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। ये डर है, ये जो घोषणाएं जो की जा रही है ये डर है, कैसे पूरा कीजिएगा, ये सवाल हम नेता विरोधी दल के नाते हम पूछ रहे हैं। अच्छी बात है हो जाए तो।
सवाल तो लेकिन वाजिब है ना विजय जी, इस सवाल में तो मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है। ये तो पूछा जाएगा कि आप जानते हैं आपके स्टेट की स्थिति क्या है, महिलाओं के खाते में इतना फंड चला जाएगा, बच्चियों के खाते में इतना फंड चला जाएगा, जॉब का एलोकेशन हो जाएगा, पहली जॉब मिलने पर पहली सैलरी का एलोकेशन हो जाएगा, तो वादे बहुत सारे हैं, फंड कहाँ से आएंगे? मीनाक्षी जी, ये सवाल तो इसका जवाब तो कोई अभी सरकार में देने वाला नहीं है ना। और सब राजनीतिक दल, सभी सरकार, जो माँ बेटी योजना माननीय तेजस्वी जी शुरू कर रहे हैं, जिसका वादा किया है, उसका प्लान उन्होंने दिया है फंड का? वो तो अभी सरकार में ही नहीं है ना। नहीं तो पैसा तो जब देंगे ना, जब सरकार में आएंगे तो वहीं से पैसा नीतीश कुमार जी दे रहे होंगे, और अगर नीतीश कुमार जी के पास नहीं है तो तेजस्वी जी के पास भी नहीं होगा। तेजस्वी जी के पास इस बार आएंगे तो कहेंगे चारा नहीं खाएंगे, तो पैसा दे देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज का ये सारा चलता रहता है। मैं तो कहता हूँ इस पर इलेक्शन कमीशन को यदि यह है तो उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि क्या इसे ब्राइब के तौर पे नहीं लिया जाए। मैं तो इसको इलेक्टोरल ब्राइब के तौर पे देखता हूँ। लेकिन और ये सर, बड़ी थोड़ी ना चल रही है ये ब्राइब। लेकिन किसी दिन तो खत्म होती है ना। ब्राइब तो हमेशा चल रही है, रोज आप ईडी के और उसके इनकम टैक्स के छापे करवा रहे हैं ना, तो फिर आप ये कहते हो क्या कि नहीं ये घोटाला और भ्रष्टाचार तो हमेशा से चल रहा है। तो किसी दिन तो शुरू करें ना। और ये एक पार्टी का नहीं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर काम करें और इलेक्टोरल ब्राइब को रोकने का काम करें। मैं इलेक्टोरल ब्राइब फिर से जोर से देकर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सीधा सीधा इलेक्टोरल ब्राइब है। जो सरकार, जो मुख्यमंत्री 20 साल रहा हो सरकार में, वो सरकार 20 दिन पहले अगर 10,000 रुपए देती है तो इसको ब्राइब के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है हर्षवर्धन जी। ये तो फिर आपने 5 साल में दे देते, 10 साल में दे देते, 20 साल सरकार थी तब आप दे देते, किस चीज का इंतजार कर रहे थे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जब हम ये बात करेंगे कि ये रिश्वत है, ये इसका बजट एलोकेशन नहीं है, तो उस पर सैद्धांतिक तौर पर तो हम सब ये रोज ये राय रखते हैं, और मैं तो फ्रीबीज पॉलिटिक्स का घनघोर विरोधी हूं। लेकिन मूल बात क्या शुरू कर दीजिएगा, नीतीश जी भी घनघोर विरोधी थे। नहीं, हम दे किसको? पहले तो देने के लिए व्यक्ति चाहिए और फिर लाने के लिए चाहिए, तो अपने तरफ आप इसका विरोध करते हैं, बात हो जाती है। अब मैच का भी विरोध कर रहे थे, मैच भी हो गया। फ्रीबीज का विरोध कर रहे थे, फ्रीबीज भी हो गए। लेकिन मुश्किल क्या है कि तेजस्वी भी फ्रीबीज ही बांटना चाहते हैं। हाँ, वही मैं प्रियंका भी फ्रीबीज बांट। अच्छा, कमाल का ये लोग कह रहे हैं कि ये रिश्वत है, और उसके तुरंत बाद कह रहे हैं कि हम 2-2 हजार रुपया देंगे। तो जो विनोद जी कह रहे थे कि हमारा कहा हो जाता है, इसीलिए क्योंकि इनकी वाली डबल ढोल की ये लोग हैं, तो इसलिए हमारी बात सही हो जा रही है कि जिसका विरोध हम करते हैं वो करने लगते हैं। लेकिन सीरियस नोट पे अगर देखें तो क्या हर नागरिक को ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकारें किस लिए होती हैं? सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होती हैं, सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस सब के लिए होती हैं। सरकारें आपको कहीं जरूरत है तो उसकी हैंड होल्डिंग के लिए होती हैं। हालांकि 10,000 वाली स्कीम वो हैंड होल्डिंग में ही बता रहे हैं जो महिलाओं को मिलेगी। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम सीधे सीधे पैसा डाल देंगे, तो क्या ये होना चाहिए? क्या ये विशुद्ध रिश्वत है? हर राजनीतिक दल इसमें जूझ गया है। और मैं एक बात कहूं, बाकायदा नरेंद्र मोदी इसका विरोध करते थे। अरविंद केजरीवाल ने ये पॉलिटिक्स शुरू की, उसके बाद फिर से बाकायदा लेकर आ गए सारे फ्रीबीज। हाँ, फिर एक के बाद एक सब लाइन में लग गए। तो जब नरेंद्र मोदी इसका विरोध कर रहे थे, मुझे याद है कि यूपी में किसानों की कर्ज माफी थी। अरुण जेटली ने बाकायदा बजट भाषण के वक्त कहा कि यूपी की सरकार को अपना प्रोविजन खुद करना पड़ेगा, हम नहीं देंगे पैसा। यह साहस का काम था, और मैं ये मानता हूं कि आज फिर उसी साहस की जरूरत है। आवश्यकता इस बात की है कि सारे राजनीतिक दल उस लाइन पे जाए, लेकिन दुर्भाग्य कि सारे राजनीतिक दल फ्रीबीज पॉलिटिक्स की ही तरफ जा रहे हैं। और उसमें जब कोई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो फिर लगता है कि मतलब क्या कह रहे हो भाई, कि अपना भी तो फिर बजट एलोकेशन बताना पड़ेगा ना कि कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि आप भी वही ऐलान कर रहे हैं। 10,000 वाला मामला गंभीर हो गया है। बिहार का चुनाव एनडीए के पक्ष में बहुत मजबूती से चला गया है। ये जिससे भी आप बात करेंगे बिहार में, वो आपको बताएगा कि इस 10,000 वाली योजना ने जो 75 लाख, लेकिन तकलीफ सर इतनी है ना कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप 10,000 नहीं दे सकते। ऐसे कहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी ना। विपक्ष में है, बोलना तो चाहते होंगे कि इतना 10,000 मत दीजिए, लेकिन ऐसा बोल के तो बचे कुछ वोट भी नहीं आएंगे। सरकार चुनाव, मतलब पार्टी चुनाव हार जाए तो मेरा तो पैसे पर से भरोसा उठ जाएगा। सर, वो लक्ष्मी जी से भरोसा मत उठने दीजिए। बहुत जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लगातार घोषणाएं की, लगभग 56,000 करोड़ रुपया नीतीश कुमार को लगेगा इन सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए। इतनी घोषणाओं के बाद अगर नीतीश कुमार 2025 में 225 सीटें अगर नहीं जीतते हैं तो ये मान लेना कि भाई महिलाओं ने पैसा लिया, लेकिन सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी कि लोगों ने पैसा लिया लेकिन वोट नहीं दिया। इतनी फ्रीबीज देने के बाद तो 243 में से 220 सीटें तो जीतना चाहिए इनको। ठीक।